हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाय एकेडमी ऑनलाइन। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस किए थे। 4 टाइप ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, वन वन इंटू, वन वन ऑन टू, मैनी वन इंटू और मैनी वन ऑन टू। आज इस लेक्चर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वन वन और मैनी वन फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के क्या क्या मेथड्स हैं। स्टूडेंट्स, वन वन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए एक प्रॉपर मेथड भी है। लास्ट क्लास में हमने डेफिनेशन ऑफ वन वन फंक्शन समझा था कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी, देन फंक्शन इज वन वन, अदरवाइज मैनी वन। इसी डेफिनेशन को एक दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट यहां पर देखा जाए, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। मान लिया कि x1 और x2 हमारे फंक्शन के डोमेन के दो एलिमेंट हैं। जैसे f अगर a टू b है तो हमने पढ़ा था ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। तो सेट ए के कोई भी दो एलिमेंट x1 और x2 हमने कंसीडर किए और ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि x1 x2 के बराबर नहीं है। तो अगर x1 x2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब डोमेन के दो एलिमेंट जो हमने कंसीडर किए हैं सेट ए के, वो डिस्टिंक्ट है। कहने का मतलब यह है कि अगर ये सेट ए और सेट बी है, यहां पर x1 और x2 ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, दोनों इक्वल नहीं है। x1 का जो करस्पॉन्डिंग f इमेज होता है वो fx1 होगा और x2 का करस्पॉन्डिंग f इमेज fx2 होगा। तो x1 का अगर आउटपुट या करस्पॉन्डिंग f इमेज fx1 है और x2 का करस्पॉन्डिंग इमेज fx2 है, हमने पढ़ा था कि f इमेज के कलेक्शन को रेंज भी कहते हैं। फिलहाल अगर हम यहाँ पर सेट ए में दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट की बात करें और उसके करस्पॉन्डिंगली f इमेजेस की बात करें fx1 और fx2, तो यहाँ पर मेंशन्ड है कि x1 x2 अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। तो fx1 को भी fx2 से अलग होना पड़ेगा। ऑब्वियसली इफ x1 x2 आर डिस्टिंक्ट देन देयर f इमेजेस आर आल्सो डिस्टिंक्ट। तो ये स्टेटमेंट भी वही स्टेटमेंट है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी। और ये बात ध्यान देने वाली है कि हम जिस x1 x2 के लिए बात कर रहे हैं, ये x1 x2 कोई फिक्स x1 x2 नहीं है। क्लियरली मेंशन्ड है कि ये स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी x1 x2 विच बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। यानी कि फंक्शन के डोमेन में आने वाले हर एक x1 x2 के लिए ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए। तो अगर ये स्टेटमेंट सही हो जाता है तो फंक्शन को वन वन कहेंगे, अदरवाइज फंक्शन मैनी वन कहलाएगा। अदरवाइज मीन्स डिस्टिंक्ट x है लेकिन उनकी जो करस्पॉन्डिंग f इमेज है fx1 और fx2 ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। तो ऑब्वियस है अगर ये अलग है और ये दोनों सेम हो जाए तो जो हमारा एरो डायग्राम बनेगा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, वो एरो डायग्राम मैनी वन फंक्शन का बनेगा। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, fx1 इक्वल टू fx2। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों सेम है लेकिन रिप्रेजेंटेशन यहां पर थोड़ा अलग है। किस तरीके से इसको समझना है, fx1 इक्वल टू fx2 ये हम अपने से मान के चल रहे हैं। मतलब हमने ये मान लिया है कि दो f इमेजेस इक्वल हैं। जैसे इस एरो डायग्राम में अगर हम ये एज्यूम कर लें कि ये दोनों एलिमेंट fx1 और fx2 सेम है मतलब इन दोनों को कोइंसाइड करा देंगे। तो अगर ये दोनों सेम है तो इट इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। अगर ये दोनों सेम मानते हैं तो दो पॉसिबिलिटी है, इनको सेम मानते हुए या तो ये दोनों अलग अलग हैं या ये दोनों सेम है। तो ऑब्वियस है अगर ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन ये सेम है तो हमारा एरो डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, जो ऑब्वियसली मैनी वन का एरो डायग्राम है। लेकिन अगर इन दोनों के कोइंसाइड करने का मतलब इन दोनों का कोइंसाइड करना भी है, तो फिर से वही पॉइंट आ जाता है कि एक एलिमेंट का एक इमेज है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज है, तो उस केस में फंक्शन वन वन हो जाएगा। तो वन वन को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं और इसी वन वन फंक्शन को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। दोनों डेफिनेशन का मीनिंग सेम है। अब अगर
प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की जाए, जो क्वेश्चंस हमारे पास आइडेंटिफाई करने के लिए आगे आएंगे कि फंक्शन वन वन है या मैनी वन है, तो ऐसे केस में ये मेथड हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। इस मेथड से हम कोई भी फंक्शन वन वन है या मैनी वन है इसको प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। तो इस मेथड को इस तरीके से समझते हैं, जब भी आप इस मेथड से किसी फंक्शन को चेक करें कि वो वन वन है या मैनी वन है, सबसे पहले इस तरह का एक इक्वेशन हमने लेट कर लेना है, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, सपोज एफ एक्स एक्स रेज टू द पावर 4 है और एफ आर टू आर डिफाइंड है। तो अगर हम अपनी तरफ से ये मान के चलें कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है, ये हमें लेट करके चलना है। तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेट करने पर एफ एक्स अगर इतना है तो एफ एक्स वन की वैल्यू यहां से एक्स वन रेज टू द पावर 4, एफ एक्स टू का वैल्यू निकालेंगे एक्स टू का पावर 4। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर इंटू एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर इक्वल टू 0 ये आएगा। क्योंकि एक्स वन एक्स टू रियल नंबर है तो ये तो कभी 0 होगा नहीं, क्योंकि हमने मालूम है कि रियल नंबर का स्क्वायर प्लस रियल नंबर का स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती। और अगर 0 हो भी सकती है तो उस केस में 0 हो सकती है जब हमारे पास x1 और x2 दोनों एलिमेंट साइमल्टेनियसली 0 हो जाए। तो यहाँ पर हम ये मान करके चल रहे हैं कि x1 और x2 जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, क्योंकि अगर x1 x2 दोनों साइमल्टेनियसली 0 हो जाते हैं तो उस केस में ये ट्रू हो सकता है, लेकिन स्क्वायर का सम सॉल्व करने के बाद 0 नहीं आ सकता है अदर देन दैट केस व्हेन x1 x2 बोथ आर साइमल्टेनियसली 0 इन केस ऑफ रियल नंबर। तो ये 0 होने की पॉसिबिलिटी है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आते हैं, या तो x1 इक्वल टू x2 या x1 इक्वल टू माइनस x2। तो इसका मतलब fx1 इक्वल टू fx2 जो हमने लेट किया था, इसके सॉल्यूशन दो तरह के हैं, या तो x1 x2 सेम है या x1 इक्वल टू माइनस x2 है। तो यहां पर लिखा हुआ क्या है कि अगर fx1 fx2 के इक्वल है और सॉल्व करने पर x1 इक्वल टू x2 ओनली आता है और कोई सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए, तो ऐसे केस में फंक्शन को वन वन कहते हैं। ये डेफिनेशन यही है जो यहां पर मैंने मेंशन किया था कि fx1 इक्वल टू fx2 इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2 ओनली। तो ऑब्वियस है ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया इसका आंसर मैनी वन होगा। क्यों मैनी वन होगा? क्योंकि सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन को x1 इक्वल टू x2 तो आया है, लेकिन साथ में x1 इक्वल टू माइनस x2 भी एक सॉल्यूशन आया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये मेंशन्ड है, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए अदर देन x1 इक्वल टू x2 जिसके ट्रू होने के चांसेस हो, जो किसी x1 x2 के लिए डोमेन के अंदर जो है वो उसके लिए ट्रू हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि x1 इक्वल टू x2 सॉल्यूशन आया, लेकिन साथ में ये भी आया। अब ये कैसे चेक करेंगे कि जो साथ में आया है वो ट्रू भी है कि नहीं? बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन या ये एग्जाम्पल का डोमेन R है, तो क्या रियल डोमेन में ऐसे x1 x2 हो सकते हैं जिसके लिए ये होल्ड करे? आंसर है यस। कैसे? मान लीजिए आप x1 का वैल्यू 5 ले लेते हैं और x2 का वैल्यू -5, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम यहां पर रियल में से 5 और -5 एग्जाम्पल के लिए दो वैल्यूज लें तो उस केस में भी fx1 इक्वल टू fx2 होल्ड करेगा, यानी कि दो डिस्टिंक्ट x1 x2 के लिए भी ये वाला इक्वेशन fx1 इक्वल टू fx2 ट्रू होगा। तो अगर डिस्टिंक्ट x1 x2 के लिए fx1 और fx2 सेम हो जाता है तो इसका मतलब साफ है कि फंक्शन मैनी वन है। अगर हमारा सॉल्यूशन केवल ये आया होता, इसके साथ कुछ भी नहीं आया होता, या दूसरा आया होता लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता गिवन डोमेन में, तो उस केस में इसी क्वेश्चन का आंसर 1-1 हो जाता। जैसे इस पॉइंट को मैं इस तरीके से क्लियर करता हूं, सपोज हम यही एग्जांपल दोबारा लेते हैं fx इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4, और इस बार मैंने इसका डोमेन ले लिया है r प्लस मींस पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्वेश्चन वही है लेकिन डोमेन में मैंने चेंज किया है, यहाँ डोमेन ऑल रियल था, यहाँ डोमेन r प्लस है, को डोमेन यहाँ r था, यहाँ भी r है। तो अगर हम यही मेथड फिर से लगाए
fx1 इक्वल टू fx2 से प्रोसीड करने वाला, तो सॉल्यूशन तो अभी भी यही आएगा, x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2। लेकिन ये जो सॉल्यूशन x1 इक्वल टू माइनस x2 है, ये इस केस में होल्ड नहीं करेगा। क्यों होल्ड नहीं करेगा? क्योंकि x1 और x2 एलिमेंट होते हैं डोमेन के। R प्लस के अंदर क्या हम ऐसे x1 x2 बता सकते हैं जिसके लिए x1 इक्वल टू माइनस x2 हो जाए? ऑब्वियस है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x1 x2 अगर अपोजिट साइन के हैं तो R प्लस के अंदर अपोजिट x कैसे आ सकता है? उसमें तो सारी एंट्रीज पॉजिटिव होंगी। तो x1 इक्वल टू माइनस x2 आया, बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ डोमेन। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि ये क्वेश्चन इस कंडीशन के साथ केवल यही आंसर दे रहा है, x1 इक्वल टू x2 ओनली। इसका मतलब अब इसी क्वेश्चन का आंसर 1-1 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन डोमेन R होने पर मैनी वन आंसर दे रहा था और डोमेन चेंज करते ही इसका आंसर 1-1 हो गया है। तो इससे स्टूडेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमें चीज सीखने को मिलती है, जब भी हम कोई 1-1 मैनी वन का क्वेश्चन करें इस मेथड से, तो डोमेन पर जरूर नजर रखें। फंक्शन क्या है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन डोमेन देखना जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगे कि x1 इक्वल टू x2 के साथ दूसरा सॉल्यूशन भी कुछ आ रहा है और वो जो दूसरा सॉल्यूशन है वो वैलिड सॉल्यूशन है कि इनवैलिड सॉल्यूशन है, ये चेकिंग जरूरी है। तो ये एक आपके पास मेथड हो गया फंक्शन के लिए 1-1 है मैनी वन है ये चेक करने के लिए। और इसमें यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f है, यानी कि जो भी x1 x2 की वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं वो हर एक x1 x2 के लिए ट्रू होना चाहिए जो फंक्शन के डोमेन में है। अगर एक भी ऐसा x1 x2 फंक्शन के डोमेन में आ जाता है जिसके लिए कि ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो फिर आंसर हमारा 1-1 के बजाय मैनी वन हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड देखते हैं 1-1 मैनी वन चेक करने का। इस स्टेटमेंट को पहले पढ़ना होगा। इफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कट्स द ग्राफ ऑफ fx एट मोर देन 1 पॉइंट देन fx इज मैनी वन। एक्चुअली ये मेथड 1-1 मैनी वन चेक करने का ग्राफिकल मेथड भी है। इन दोनों मेथड का यूज कैसे करना है, हमें कैसे ये बात मालूम चलेगी एग्जाम में, जो भी हम जेई का क्वेश्चन बनाएंगे कि हमें ग्राफिकल मेथड से प्रोसीड करना है या इस एल्जेब्रिक मेथड से प्रोसीड करना है। जनरली जो क्वेश्चन fx1 इक्वल टू fx2 के बाद सॉल्व करने से प्रोसीड किया जाता है, मतलब अगर आपने fx1 इक्वल टू fx2 से कोई क्वेश्चन प्रोसीड किया और आपको लगता है कि जो इक्वेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजीली हम उसको सॉल्व करके x1 और x2 के रिलेशन निकाल पा रहे हैं, तो आप इस मेथड से प्रोसीड कर सकते हैं। या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने में fx1 इक्वल टू fx2 को बहुत टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन हो जाती है, या x1 x2 डोमेन में है या नहीं ये चेक करने में भी हमें समय लग सकता है। तो ऐसे केस में हमें इस मेथड को छोड़ के ग्राफिकल मेथड पे जाना है। इस ग्राफिकल मेथड को HLT भी कहा जाता है। लास्ट लेक्चर में मैंने VLT के बारे में बताया था, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें यह बताता है कि कोई भी x और y का रिलेशन या दो वेरिएबल का रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं। जहां वर्टिकल लाइन टेस्ट फंक्शन है या नहीं ये बताता है, वहीं पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हमें यह बताता है कि फंक्शन का टाइप 1-1 है कि मैनी वन है। तो हमने यहां पर कहा कि अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन fx के ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट कर दे तो ऐसे फंक्शन को मैनी वन कहेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कुछ आर्बिट्रेरी ग्राफ हमने यहां पर स्टूडेंट देखे हैं। कुछ मैंने यहाँ पर बेसिक ग्राफ अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ किए हैं। ये सभी डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं। तो ये जो आर्बिट्रेरी ग्राफ हमने कंसीडर किए हैं इसमें इस लॉजिक को
समझने की कोशिश करते हैं। एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, तो अगर ये लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट करती है, जैसे हम ग्राफ में देख सकते हैं कि इस लाइन ने इस ग्राफ को 3 जगह कट किया है, तो ऐसे फंक्शन को मैनी वन कहेंगे। रीजन क्या है? अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ने एक से ज्यादा जगह ग्राफ को कट किया, इसका मतलब जहां जहां पर भी कट किया उन पॉइंट का कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा। मान लेते हैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट x2 है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट x3 है। तो 3 अलग अलग x की वैल्यू के लिए हमें y की सेम वैल्यू मिल रही है। जब हॉरिजॉन्टल लाइन है तो सभी पॉइंट पर y का वैल्यू सेम होगा। तो y का वैल्यू मतलब f इमेज, जो हम fx कहते हैं या f इमेज ऑफ एनी x कहते हैं, वो y कोऑर्डिनेट है। तो स्टूडेंट, इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि 3 डिफरेंट x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास दूसरे सेट में f इमेज आएगी, मान लेते हैं कि ये वाली हाइट y इक्वल टू अल्फा है, तो x1 पर ग्राफ की हाइट अल्फा है कि x2 पर भी अल्फा है, ग्राफ से आप लोग देख सकते हैं। x3 पर भी ग्राफ की हाइट क्या है? अल्फा है। तो इसका मतलब 3 डिफरेंट x के करस्पॉन्डिंगली y का वैल्यू फिक्स है। तो इससे ये क्लियर है कि एरो डायग्राम जिस तरह का बनाया गया है कि ये फंक्शन मैनी वन होगा। सेम स्टोरी यहां पर भी है। यहां पर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, एक से ज्यादा जगह कट कर रही है, तो जैसे ही आपको कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई दिखे, तो हमें समझ जाना है कि उस क्वेश्चन का आंसर मैनी वन है। अगर हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहां ड्रॉ करते हैं, इस ग्राफ में यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारी लाइन सिंगल जगह ग्राफ को कट कर रही होती हैं और एक लाइन ऐसी होती है जो एक से ज्यादा जगह कट कर रही होती है। तो ऐसे में हम 1 1 को लेकर चलेंगे कि मैनी वन को? इसका जवाब बिल्कुल सीधा है, जो मैंने यहां पर ब्रैकेट में मेंशन भी किया है, एग्जिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट वन सच लाइन। अगर हमें एक लाइन भी कम से कम ऐसी मिल जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन जो ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट कर रही है, तो तुरंत आंसर मैनी वन हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन भी अगर इस तरीके की है यानी डिफरेंट एक्स के लिए हमारे ग्राफ की हाइट सेम है। जबकि अगर हम ऐसी कोई लाइन खोज ही नहीं पाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन जो ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट करती हो, तो उस केस में आंसर 1 1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है, इस ग्राफ में आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, इस ग्राफ में एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो कि इस ग्राफ को एक से ज्यादा जगह काटती हो। तो जब एक से ज्यादा जगह ग्राफ को कोई लाइन नहीं काट रही है, इसका मतलब एक ही जगह काट रही है। तो एक ही जगह अगर काट रही है तो उस फंक्शन को 1 1 फंक्शन कहेंगे, क्योंकि एक जगह इंटरसेक्शन का मतलब यह है कि डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट हाइट। तो डिफरेंट एक्स डिफरेंट वाई, डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, तो ऑब्वियस है कि ये डेफिनेशन 1 1 के अकॉर्डिंगली है, इसलिए फंक्शन 1 1 हो जाएगा। यहां पर एक पॉइंट और हमें क्लियर होना चाहिए, जैसा मैंने अभी पीछे जो प्रीवियस मेथड था उसमें भी बताया था कि हमें डोमेन पर भी नजर रखनी है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि हमने जो ग्राफ बनाया ड्रॉ किया वो तो मैनी वन दिख रहा है और बाई चांस हमने डोमेन को इग्नोर कर दिया, तो हो सकता है हमारा आंसर रॉन्ग आ जाए। जैसे अगर मैं इसी सिचुएशन में बात करूं, डेफिनेटली ये ग्राफ मैनी वन का ग्राफ है, ये फंक्शन मैनी वन है। हो सकता है कि सेम क्वेश्चन में आपको डोमेन किसी पर्टिकुलर इंटरवल में दिया हो। जैसे मान लेते हैं कि फंक्शन का डोमेन x इक्वल टू अल्फा से x इक्वल टू बीटा, यानी कि ये डोमेन है। तो अगर किसी फंक्शन का डोमेन अल्फा टू बीटा दिया है और हमने इस पॉइंट को इग्नोर कर दिया या हमसे बाई चांस मिस हो गया और हमने कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ कर लिया, तो आंसर तो रॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि अल्फा से बीटा डोमेन के अंदर जिस तरीके का ग्राफ है उसमें एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो इसको एक से ज्यादा जगह कट करती हो, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 1 1।
तो स्टूडेंट जब भी आप लोग वन वन मैनी वन डिसाइड करें ग्राफिकल मेथड से या एल्जेब्रिक मेथड से, तो ये जरूर ध्यान रखें कि हम फंक्शन के डोमेन पर नजर रखें। डोमेन के अकॉर्डिंगली हमें हमारा आंसर चेंज हो सकता है। इस डिस्कशन से एक पॉइंट और क्लियर है, जिस ग्राफ में टर्न आते हैं, टर्न मतलब अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करें मैक्सिमा या मिनिमा का टर्न, और ग्राफ कंटिन्यूअस होता है, तो ऐसा फंक्शन मैनी वन होगा। तो आप लोग डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं इस पॉइंट को कि ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस विच आर हैविंग एट लीस्ट वन लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इन द गिवन डोमेन आर ऑलवेज मैनी वन। इसको एक बार फिर से समझना है। कंटिन्यूअस फंक्शंस विच आर हैविंग एट लीस्ट वन लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इन द गिवन डोमेन आर ऑलवेज मैनी वन। ऐसा होता क्यों है इसको देखिए। सपोज ये कोई आर्बिट्रेरी ग्राफ है, इस ग्राफ में जो ये टर्न है, मैक्सिमम मिनिमा का मतलब कंटिन्यूस ग्राफ में टर्न से ही होता है। पहले ये ग्राफ इंक्रीज हुआ, इंक्रीज मतलब इस ग्राफ की हाइट बढ़ रही है, उसके बाद हाइट घटी, फिर बढ़ी और फिर घटी। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगेन इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग। तो मैक्सिमम मिनिमा एक अलग से एक्सक्लूसिव चैप्टर भी है, अभी उस बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो टर्न है, इन टर्न को लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है। तो अगर कोई ग्राफ टर्न होता है, ग्राफ पलटता है, तो हमेशा आंसर मैनी वन आ जाता है। उसका रीजन साफ है, अगर कोई भी ग्राफ एक बार भी टर्न लेता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन उस ग्राफ को मिनिमम दो जगह तो कट कर ही जाएगी, दो से ज्यादा भी कट कर सकती है। तो इसलिए ऐसे केस में जो हमारा ग्राफ है उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फंक्शन मैनी वन होगा। जबकि अगर किसी ग्राफ में कोई टर्न नहीं है, जैसे हमारा इस तरीके का ग्राफ था, इंक्रीजिंग ग्राफ, तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि जो ग्राफ केवल इंक्रीजिंग हो या ओनली डिक्रीजिंग हो, अगर किसी ग्राफ में x बढ़ाने पर y की वैल्यू बढ़ रही है या x बढ़ाने पर y की वैल्यू लगातार घट रही है, इन्हें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ग्राफ भी बोला जाता है, या कॉमन लैंग्वेज में इनको मोनोटोनिक फंक्शन भी कहते हैं। मोनोटोनिक फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जो आइदर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। जैसे ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, लेफ्ट से राइट देखेंगे तो हाइट बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ग्राफ, और ये ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो जो भी मोनोटोनिक फंक्शन है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इनका डायरेक्ट आंसर वन वन होगा, क्योंकि किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमें जो इंटरसेक्शन मिलेगा वो एक ही मिलेगा। और जो ग्राफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है, जिनमें टर्न है, जो ग्राफ इंक्रीज के साथ डिक्रीज भी हो रहे हैं और साथ में कंटिन्यूअस भी हैं, तो ऐसे ग्राफ मैनी वन होंगे। डोमेन का हमें फिर से ध्यान रखना है, मैं फिर से इसको एक बार रिकॉल करा रहा हूँ, क्योंकि अगर ग्राफ हमारा टर्न ले रहा है और जो टर्निंग पॉइंट है डोमेन में के अंदर वो कवर होते हैं, तभी हम मैनी वन बोलेंगे। जैसा मैंने अभी यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया, ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ में टर्न आ रहे हो मैक्सिमम मिनिमा के, लेकिन डोमेन हमारा कट करके दिया हो। तो डोमेन आपने ध्यान से देखना है, हो सकता है डोमेन में आंसर वन वन हो जाए, और इसलिए हमें ये टर्न वाले पॉइंट्स को जरूर चेक करना है कि ये डोमेन के अंदर है कि नहीं। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातें हो गई कि अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, दोनों नहीं है, तो आंसर वन वन है मोनोटोनिक फंक्शन के केस में। और अगर ग्राफ में टर्न है और टर्न के साथ ग्राफ कंटिन्यूअस भी है, तो आंसर मैनी वन हो जाएगा, प्रोवाइडेड वो टर्निंग पॉइंट डोमेन के अंदर आते हो। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होता है और साथ में डिसकंटिन्यूअस भी होता है। जैसे यहाँ पर मैंने जो भी एग्जांपल लिए हैं उसमें कोई डिसकंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब है कि जहां पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन मीन जहां पर ग्राफ में या फंक्शन में ब्रेक पॉइंट आता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस ग्राफ को देखें, मान लेते हैं इस ग्राफ का डोमेन x इक्वल टू अल्फा से x इक्वल टू बीटा तक है। हमने एक आर्बिट्री फंक्शन कंसीडर किया y इक्वल टू एफ एक्स,
और इसका डोमेन अल्फा से बीटा तक है। तो ये ग्राफ मोनोटोनिक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हम देखें अल्फा के आगे तो ये ग्राफ बढ़ रहा है यहाँ तक, इस पॉइंट तक, इसका मान लेते हैं ये पॉइंट x इक्वल टू डेल्टा है। तो अल्फा से डेल्टा इंटरवल तक, इस इंटरवल तक ग्राफ बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और डेल्टा से बीटा में ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। डेल्टा ब्रेक पॉइंट है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, क्योंकि यहां से आप देख सकते हैं डेल्टा पॉइंट पर ये ग्राफ ब्रेक कर गया है। यहाँ पर आपको जो ओपन सर्कल और ये डार्क सर्कल दिख रहे हैं, ओपन सर्कल का मीनिंग ये है कि डेल्टा पर हाइट ये नहीं है, हाइट ये है। तो ये हाइट डेल्टा पॉइंट पर कंसीडर होगी ग्राफ की, ये हाइट कंसीडर नहीं होगी। तो जैसा मैंने अभी कंटिन्यूअस के केस में बताया, अगर कोई फंक्शन इंक्रीज के साथ डिक्रीज भी होता है और कंटिन्यूअस है तो आंसर मैनी वन हो जाएगा। लेकिन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में ये मेथड फेल भी कर सकता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में या डिसकंटिन्यूअस ग्राफ में हम एक भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी नहीं बना पाएंगे जो ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट करे। इसमें आप हॉरिजॉन्टल लाइन अगर अलग अलग पॉइंट पर बनाने की कोशिश करें जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो एक भी लाइन हॉरिजॉन्टल ऐसी नहीं है जो ग्राफ को दो जगह या दो से ज्यादा जगह कट करती हो। तो ऑब्वियस है कि इस एग्जाम्पल में फंक्शन का आंसर 1 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमें यह ध्यान रखना है कि जब हम किसी ग्राफ को देख रहे हैं कि वो इंक्रीजिंग के साथ साथ डिक्रीजिंग भी है, तो ये भी जानना जरूरी है कि वो कंटिन्यूअस ग्राफ है कि डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। डिसकंटिन्यूअस में आंसर 1 1 भी हो सकता है, मैनी वन भी हो सकता है। इस एग्जाम्पल को बताने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा डिसकंटिन्यूअस और जो नॉन मोनोटोनिक है वो 1 1 ही होगा, वो मैनी वन भी हो सकता है। मान लीजिए कि ये जो बीटा पॉइंट पर मैंने ग्राफ इस पॉइंट पर रोक दिया है, अगर ये थोड़ा और नीचे होता तो फिर तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा जगह भी कट कर सकती थी। तो हमें चेक करना होता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में कि किस तरीके का ग्राफ है, उस ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन के इंटरसेक्शन किस तरीके के हैं, अकॉर्डिंगली हम आंसर बता सकते हैं। एक पॉइंट हमें यह भी जानना चाहिए कि जितने क्वेश्चन जेई मेन या जेई एडवांस में आते हैं, जिसमें हमको ये जानना जरूरी होता है कि फंक्शन का टाइप 1 1 है कि फंक्शन का टाइप मैनी वन है, आज तक जितने क्वेश्चन जेई में आए हैं इसमें 90% से ज्यादा क्वेश्चन ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व हो जाते हैं। तो इसका एक मतलब स्टूडेंट ये भी निकलता है कि अगर हम ग्राफिकल पार्ट को, जो ग्राफ्स है उसकी अगर नॉलेज हमारे पास अच्छी है, उसकी हमने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, तो हम कई तरीके के क्वेश्चंस इजीली बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब क्वेश्चन ग्राफ से बन जाएंगे, लेकिन ग्राफ में अगर आप स्ट्रांग है तो नेचुरली इसका आपको बेनिफिट मिलेगा प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। क्योंकि ये मेथड जो मैंने आपको 1 1 मैनी वन का अभी बताया है, ये मेथड लगाने का एक ही तरीका है कि आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि अभी हम फंक्शन के अंदर हर तरह के जो भी डिफरेंट पॉसिबल ग्राफ है ये हम आगे सीखेंगे। हो सकता है अभी आप ग्राफ में अपने आप को उतना कंफर्टेबल फील ना करते हो, लेकिन अगले 2-3 लेक्चर होने के बाद ग्राफ में हम काफ़ी कुछ कवर कर लेंगे। तब आप टाइप ऑफ फंक्शन में 1 1 और मैनी वन इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो अभी आप इसके क्वेश्चंस ना बनाएं, वेट करें अगले लेक्चर्स अपलोड होने का। एक बार अगले लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आप इस तरीके के क्वेश्चन को ग्राफिकली ट्राई करें। ग्राफ वाला पार्ट स्ट्रांग होते ही आपको रेंज वाले क्वेश्चन भी इजी लगने लगेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि रेंज निकालने का मतलब ग्राफ की हाइट निकालना है, और हाइट मतलब y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हम ग्राफ से कब निकाल पाएंगे, जब हमको ग्राफ में ग्राफ प्लॉटिंग के मेथड्स आते हो। तो एक बार अगर आप ग्राफ अच्छे से सीख जाते हैं तो 1 1 मैनी वन, इनटू, ऑनटू, रेंज निकालना, ये सब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इतनी चीजें अगर हमने फंक्शन में अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर ली तो ऑब्वियस है कि जो हम जेई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक से ज्यादा मेथड होता है। तो ऑब्वियस है कि अगर एक बार हम ये सब ग्राफ वाला पार्ट अच्छे से कवर कर लेते हैं, इसकी हमको प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर हम इससे जो जेई में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं डिफरेंट टाइप के, टाइप्स ऑफ फंक्शन बेस्ड रेंज निकालने वाले, या
ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाने वाले, ये सारे क्वेश्चंस हम एक से ज़्यादा मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम आगे डिस्कशन करेंगे इसी पॉइंट पर कि डिफरेंट टाइप के जो ग्राफ हैं फंक्शन के किस किस तरीके के हैं, और जो स्टैंडर्ड फंक्शन के ग्राफ हैं वो क्या है, और जो स्टैंडर्ड नहीं है उनको किस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ग्राफ में सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड फंक्शंस की। स्टैंडर्ड फंक्शंस वो फंक्शन है जो आपको मेमोराइज करने हैं, जो आपको याद होने चाहिए, और इन ग्राफ को के डोमेन और जो रेंज है वो भी आपको लर्न कर लेने हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फंक्शंस की बात करेंगे और इनके ग्राफ की। स्टैंडर्ड फंक्शंस वो फंक्शन है जो आपको मेमोराइज कर लेने हैं, जैसे आप एलिमेंट्री ग्राफ, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, या 11th में जो आपने कोऑर्डिनेट के ग्राफ पढ़े होंगे, उस जो आपने 11th क्लास में जिस तरीके से भी उनको मेमोराइज किया हुआ है, वैसे ही आपको ये स्टैंडर्ड फंक्शंस के भी ग्राफ लर्न कर लेने हैं। थोड़ा इनका प्रैक्टिस आप लोग अपने से जरूर करें, क्योंकि ये ग्राफ हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो स्टैंडर्ड फंक्शंस में सबसे पहले बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है y इक्वल टू ए रेज टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो तरह के ग्राफ शो करता है, जैसे आप देख सकते हैं ये भी y इक्वल टू ए बेस है, पावर में x है, यहाँ पर भी पावर में x है, लेकिन दोनों पर a बेस का कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ पर हमने बेस a को ग्रेटर देन 1 लिया है, जबकि यहाँ पर बेस a 0 to 1 ओपन इंटरवल में है। तो जब भी कहीं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात होगी तो उसमें दो तरह की पॉसिबिलिटी आएंगी। अगर हम x को रियल नंबर मान के चल रहे हैं तब, यहाँ पर जो x मेंशन्ड है ये x डोमेन भी है फंक्शन का। तो a रेज टू द पावर x के केस में अगर डोमेन x ऑल रियल है तो उस समय बेस पर दो तरह के केसेस बन सकते हैं। हमें क्वेश्चन में अगर ग्राफ बनाना है एक्सपोनेंशियल का, तो पहले देखना होगा कि बेस 1 से ग्रेटर है या 0 और 1 के बीच में है। तो बेस जब 1 से ग्रेटर होता है तो ग्राफ इंक्रीजिंग बनता है इस तरीके से, और जब यही बेस 0 to 1 में होगा तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग हो जाएगा। इनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने का लॉजिक को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जब बेस 1 से ग्रेटर है, ऑब्वियस है कि अगर हम 1 से ग्रेटर कोई भी बेस लें, जैसे सपोज आप 3 लेते हैं, तो आप इसकी पावर में जो x आएगा, सपोज हम समझने के लिए बेस को 3 लेट कर लेते हैं, एक एग्जांपल है। अगर हम बेस 1 से ग्रेटर मान लेते हैं 3 है, तो 3 की पावर अगर हम इंक्रीज करते जाएं, मतलब x की वैल्यू को बढ़ाते जाएं, तो टोटल वैल्यू यानी कि y की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 रेज टू द पावर 4, तो हम देख सकते हैं कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू बढ़ रही है जब बेस 1 से ज्यादा है। तो ये चीज ग्राफ में भी विजिबल है। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ग्राफ की जो हाइट है, ये हाइट इंक्रीज होती जाएगी, तो इसलिए ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। जबकि अगर हम फाइनली इस केस में बेस जब 1 से ग्रेटर है, x बढ़ाने पर y का वैल्यू बढ़ रहा है, जबकि इस केस में x बढ़ाने पर y का वैल्यू घटता है। तो इस केस में x बढ़ाने पर y का वैल्यू बढ़ रहा है, जबकि इस केस में x इंक्रीज करने पर y का वैल्यू घटेगा। y का वैल्यू इसलिए घटेगा, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज a 1/3 है, जस्ट एक एग्जाम्पल, 0 to 1 के बीच का एक नंबर हमने लिया, तो 1/3 का अगर हम स्क्वायर करें और 1/3 का क्यूब करें, तो क्यूब करने से वैल्यू बढ़ती नहीं है, वैल्यू छोटी हो जाती है। 1/9 1/27, 1/27 1/9 से छोटा है। पावर 4 करेंगे तो 1/81 वैल्यू और छोटी हो जाएगी। तो जैसे जैसे यहाँ पावर इंक्रीज करेगी, मतलब x की वैल्यू बढ़ेगी, तो y की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो इसलिए ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, जबकि ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। जहां पर ये ग्राफ y एक्सिस को कट करता है, इसका कोऑर्डिनेट 0 1 है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं अगर हम x को 0 रखें, ये पॉइंट जहां कोई भी ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा, जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्शन y एक्सिस के साथ आएगा, उस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू a रेज टू द पावर 0 1 आएगी। सेम पॉइंट यहाँ पर भी है, इस इंटरसेक्शन का जो कोऑर्डिनेट है वो 0, 1 होगा।
इस ग्राफ में स्टूडेंट हमें एक चीज और समझ लेनी है। यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस इन्फिनिटी ले जाएं, जैसे ये एक्स कोऑर्डिनेट इधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और इधर माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जब एक्स कोऑर्डिनेट जाएगा तो ये जो हाइट हमें दिखाई दे रही है ये हाइट जीरो को टेंड करेगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये दोनों ग्राफ इक्वल हो जाएंगे, मतलब इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन ये गैप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यानी कि टेंडिंग टू जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं व्हेन एक्स अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी, हाइट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट अप्रोचिंग टू जीरो, जबकि व्हेन एक्स कोऑर्डिनेट अप्रोचिंग प्लस इन्फिनिटी, तो ये ग्राफ ये एरो बता रहा है कि वाई इंक्रीज कर रहा है, तो जैसे जैसे एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये हाइट इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। इस ग्राफ में सिचुएशन रिवर्स है, यहां पर जब एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इन्फिनिटी जाएगा तो हाइट प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, जबकि यहां पर जब एक्स कोऑर्डिनेट प्लस इन्फिनिटी जाएगा तो जो हाइट है वो जीरो को टेंड करेगी। इसका लॉजिक मैंने यहां पर एग्जांपल में बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहां से समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे हम पावर को रेज कर रहे हैं वैल्यू लगातार घट रही है, तो जिस समय ये पावर बहुत हाई नंबर हो जाएगी इन्फिनिटी की तरफ, तो ये जो वैल्यू है ये टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी। इसीलिए एक्स इन्फिनिटी पर हाइट इस ग्राफ की जीरो की तरफ अप्रोच करेगी। सेम लॉजिक आप यहां इस ग्राफ में भी कोई आर्बिट्रेरी ए लेकर के चेक कर सकते हैं कि ये जीरो की तरफ क्यों जा रहा है और ये हाइट इन्फिनिटी की तरफ क्यों जा रही है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में, दोनों ही केस में हम ये देख पा रहे हैं कि ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के अबव है। स्टूडेंट हम ये ध्यान रखें कि अगर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ऐसे केस में वाई कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब भी कोई ग्राफ एक्स कोऑर्डिनेट चाहे कुछ भी हो लेकिन उसके करस्पॉन्डिंगली वाई कोऑर्डिनेट, वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ऐसे फंक्शन को हम पॉजिटिव फंक्शन भी कह सकते हैं। पॉजिटिव और एक नॉन नेगेटिव फंक्शन भी होते हैं। नॉन नेगेटिव मतलब, नॉन नेगेटिव फंक्शन का मीनिंग है जिसमें y का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। पॉजिटिव मींस y ग्रेटर देन जीरो है। तो दोनों ही ग्राफ में हम देख सकते हैं y की वैल्यू मिनिमम जीरो, क्लोज में नहीं आएगा क्योंकि कभी भी ये हाइट जीरो की तरफ टेंड नहीं करेगी, ना इसमें ना उसमें, और मैक्सिमम हाइट जा रही है इन्फिनिटी की तरफ। तो ये एक तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज भी है। रेंज मींस y का वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम तक, तो मिनिमम हाइट जीरो, मैक्सिमम हाइट प्लस इन्फिनिटी, जीरो पर ओपन। डोमेन ऑल रियल है। जब भी हम ग्राफिकली किसी फंक्शन के डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, तो जब आप डोमेन देख रहे हैं ग्राफ में, तो ये देखने की कोशिश करें कि ग्राफ जहां तक भी बना हुआ है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक है, एक्स कोऑर्डिनेट का इंटरवल कहां तक जा रहा है। जो एक्स कोऑर्डिनेट का इंटरवल है वही डोमेन है, और जो वाई कोऑर्डिनेट का अपना रीच है मिनिमम से मैक्सिमम तक, वो रेंज है। तो दोनों ही ग्राफ में हम देख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा क्योंकि टोटल ग्राफ बनेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में। यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कंप्लीट डोमेन है, तो डोमेन इसलिए ऑल रियल हो गया। जबकि रेंज हाइट बेस्ड है, मिनिमम जीरो मैक्सिमम इन्फिनिटी, तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज। लॉगरिथमिक फंक्शन नेक्स्ट फंक्शन है जिसके बारे में हमें बात करनी है। y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए। लॉगरिथमिक फंक्शन में भी दो तरीके के ग्राफ पॉसिबल हैं। ग्राफ का नेचर जैसे यहाँ बेस पर डिपेंड करता है, उसी तरीके से यहाँ भी बेस पर डिपेंड करेगा। अगर आपने बेसिक लॉग पढ़ा है तो ये जरूर देखा होगा कि लॉगरिथमिक फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही डिराइव्ड होती है। तो जिस समय लॉग एक्स का बेस ए 1 से ग्रेटर है उस समय इंक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा, जस्ट इसी सिचुएशन की तरह। और जब log x में बेस है 0 to 1 है उस समय आपको डिक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा। इंक्रीजिंग ग्राफ में यहां पर कुछ बातें समझने वाली हैं लॉग में। जैसे ग्राफ y एक्सिस के राइट में बना है, तो y एक्सिस के राइट में ग्राफ बनने का मतलब यह है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से शुरू होगी। तो अगर डोमेन की बात की जाए तो डोमेन होगा x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी ओपन, क्योंकि x कोऑर्डिनेट ग्राफ का 0 पर क्लोज नहीं हो सकता है,
ये जो यहाँ पर हमें ग्राफ दिख रहा है ये इसको कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो 0 टू इन्फिनिटी डोमेन उस वाले ग्राफ में भी वही है, चाहे इंक्रीजिंग ग्राफ हो चाहे डिक्रीजिंग ग्राफ हो, बेस 0 टू 1 के लिए दोनों में डोमेन सेम है। जबकि अगर रेंज की बात की जाए लॉगरिथमिक फंक्शन में, तो रेंज है ऑल रियल। ऑल रियल रेंज क्यों है? ग्राफ का नेचर देखें तो ग्राफ का नेचर देख के हमें मालूम चलेगा कि नीचे ये ग्राफ किस हाइट तक जा सकता है। ये एरो बता रहा है कि y की वैल्यू नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी और ऊपर में यही हाइट लगातार बढ़ती जाएगी, तो ये हाइट प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। सेम स्टोरी यहाँ भी है, प्लस इन्फिनिटी मैक्सिमम, नीचे माइनस इन्फिनिटी। तो लॉगरिथमिक फंक्शन के केस में रेंज ऑल रियल है जबकि डोमेन 0 से इन्फिनिटी है। अगर आपने बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी हो तो वहां भी ये नोटिस किया होगा कि जिस नंबर का भी हम लॉग निकालते हैं रियल फंक्शन में, तो उस केस में पॉजिटिव वैल्यू का ही लॉग डिफाइंड होता है। पॉजिटिव मीन्स 0 टू इन्फिनिटी। जबकि लॉग की वैल्यू सॉल्व होने के बाद जो y है, y की वैल्यू नेगेटिव में भी जा सकती है, पॉजिटिव में भी जा सकती है, 0 भी हो सकती है। इसलिए लॉगरिथमिक की रेंज ऑल रियल नंबर है। तो ये दो तरीके के ग्राफ में ये भी समझ लेना है कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 0 कैसे आया। अगर हम यहाँ x को 1 रखेंगे तो log ऑफ 1 एनी बेस पर 0 वैल्यू देता है, इसलिए x एक्सिस का इंटरसेक्शन 1 0। यहाँ पर भी x एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन है उसका कोऑर्डिनेट है 1 0। थोड़ा सा इन दोनों ग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स भी हैं जिन पर हमें बात कर लेनी है। ये वाला ग्राफ 0 से 1 के बीच में, ये मैं उस ग्राफ की बात कर रहा हूं जिसका बेस 1 से ग्रेटर है। तो जब x कोऑर्डिनेट 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ x एक्सिस के बिलो है। जब भी कोई ग्राफ x एक्सिस के नीचे होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है। जबकि 1 से इन्फिनिटी में जो ग्राफ का y कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है। तो इससे ये मालूम चलता है कि यहाँ पर अगर x यानी कि जो डोमेन की वैल्यू है वो अगर 0 से 1 के बीच में रखी जाती है, किसी भी रियल नंबर का अगर आप लॉग निकालते हैं जो 0 टू 1 में लाई करता है, तो लॉग की वैल्यू सॉल्व होकर नेगेटिव साइन में आएगी। ग्राफ से ये दिख रहा है 1 टू इन्फिनिटी मीन्स अगर आप इसका डोमेन 1 से ग्रेटर लेते हैं तो y की वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव हाइट दिख रही है। ये लॉजिक इस लॉग के केस में जहां बेस 0 टू 1 है रिवर्स हो जाएगा। यहाँ 0 टू 1 में ग्राफ अबव x एक्सिस है, इसका मतलब कोई भी x अगर हम 0 टू 1 में लेंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जबकि 1 टू इन्फिनिटी में ग्राफ नीचे है x एक्सिस के तो y की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसलिए लॉग दोनों तरह की वैल्यू दे सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और 0 भी। x इक्वल टू 1 पर ग्राफ का हाइट 0 है। तो ये दो इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड ग्राफ है जो हमें याद कर लेने हैं। इसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शन में नेक्स्ट केस आता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोला जाता है y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स जैसा कि हमने बेसिक में पढ़ा था, इसके दो पार्ट है, प्लस एक्स व्हेन एक्स मोर देन और इक्वल टू 0, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज स्मॉलर देन 0। तो ये जो वी शेप ग्राफ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें 0 से आगे या 0 से इन्फिनिटी तक जो ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, ये y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन है। y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन मीन्स लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, 45 डिग्री एंगल x एक्सिस से ये लाइन बनाएगी। ये लाइन हमने नीचे एक्सटेंड नहीं करी है, केवल 0 के आगे ही बनाई है, क्योंकि x तभी बनता है मॉड x जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। मतलब इस लाइन का ये लेफ्ट वाला पार्ट नहीं बनेगा। उसी तरीके से ये जो माइनस एक्स लाइन है, इस लाइन का हम 0 से माइनस इन्फिनिटी में इस ग्राफ को बनाएंगे, लेकिन राइट वाला पार्ट हट जाएगा क्योंकि माइनस एक्स व्हेन एक्स इज स्मॉलर देन 0। स्टूडेंट यहाँ पर हम ये ध्यान रखें कि अगर हमें मॉड से रिलेटेड और भी बेसिक प्रॉपर्टीज पहले से मालूम है तो ठीक है, लेकिन अगर हमने इस टॉपिक को बेसिक में कवर नहीं किया है तो जो आपको बेसिक के अंदर मॉडुलस का लेक्चर प्रोवाइड किया गया था उसे आप लोग जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें हमने मॉड की प्रॉपर्टीज, मॉड के एलिमेंट्री ग्राफ में एप्लीकेशन, दो मॉड के एडिशन, दो मॉड के सब्ट्रैक्शन, ये सब ग्राफ वहाँ पर डिस्कस किए। तो अभी मैं केवल एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का बेसिक मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ बता रहा हूँ। प्रॉपर्टीज के लिए आप उस लेक्चर को रिवाइज करें अगर आपको जरूरत लगती हो, जिसमें मॉडुलस एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है। अगर मॉड एक्स के डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन ऑल रियल है, क्योंकि ये कंप्लीट ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में बन रहा है। रेंज की बात करें तो रेंज इसकी
0 टू इन्फिनिटी होगी, 0 क्लोज्ड, क्योंकि इस ग्राफ की मिनिमम हाइट 0 है और मैक्सिमम हाइट जा रही है इन्फिनिटी की तरफ, तो ये मॉडुलस ऑफ x की रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन जिसे SGN(x), जैसे साइन x, कॉस ऑफ x, टेन ऑफ x, लॉग ऑफ x, ये सब फंक्शन हमने डिफाइन किए, उसी तरीके से SGN(x), इसका मतलब सिग्नम ऑफ x। सिग्नम x का डेफिनेशन मॉड x बाई x है, प्रोवाइडेड x इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 वैल्यू इसकी होती है जब x इक्वल टू 0 है। यहां पर स्टूडेंट ये ध्यान रखें कि ये जो दो वैल्यू सिग्नम x की लिखी गई हैं, ये कंडीशन के अकॉर्डिंगली है। मॉड x बाई x को हमें तब यूज करना है क्योंकि डेनोमिनेटर x 0 नहीं हो सकता, इसलिए मेंशन्ड है x नॉट इक्वल टू 0। x नॉट इक्वल टू 0 मींस x की नेगेटिव वैल्यू के लिए भी ये एक्सप्रेशन यूज होगा, x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी यूज होगा, लेकिन 0 के लिए यूज नहीं होगा। x इक्वल टू 0 पर सिग्नम की वैल्यू सेपरेटली डिफाइन की जाती है, इस वैल्यू का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर ये पूछा जाए कि सिग्नम ऑफ 0 क्या होगा, मतलब अगर x को 0 रख दिया जाए तो सिग्नम ऑफ 0 इज सिंपली 0। इस मॉड x बाई x को हम केस भी फॉर्म करके लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ राइट में बताया गया है। अगर हम x को पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो मॉड x बाई x 1 बन जाएगा। अगर हम x को नेगेटिव नंबर लेते हैं तो मॉड x बाई x -1 बनता है, क्योंकि x अगर पॉजिटिव है तो मॉड प्लस से खुलेगा, जैसा मैंने ऊपर लिखा हुआ है, और x नेगेटिव है तो यही मॉड माइनस से खुलेगा, तो ये वैल्यू -1 हो जाएगी। तो सिग्नम आपको दोनों तरीके से याद रखना है, इस फॉर्म में भी और इस फॉर्म में भी। सिग्नम का ग्राफ जो यहां पर बनाया गया है, इसके लॉजिक को भी यहां से समझा जा सकता है। अगर आपको सिग्नम ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करना है, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, तो हमें सिंपली ये तीन वैल्यूज ड्रॉ करनी है। पहली वैल्यू 1 है, तो y इक्वल टू 1 हम जानते हैं, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होगी, +1 डिस्टेंस पर। +1 मींस x एक्सिस के ऊपर 1 डिस्टेंस पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। y इक्वल टू -1 उतनी ही डिस्टेंस पर x एक्सिस के नीचे स्ट्रेट लाइन बनेगी, कांस्टेंट ग्राफ, y इक्वल टू c फॉर्म का। कंप्लीट लाइन हमने इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि ये जो 1 है ये तभी तक वैलिड है जब x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव मींस x इक्वल टू 0 के राइट में y इक्वल टू 1 ग्राफ बनेगा, जबकि -1 ग्राफ x लेस देन 0 के लिए बनेगा, 0 के लेफ्ट में। 0 पर हाइट 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ पर डार्क सर्कल भी दिखाई दे रहा है, सिग्नम ऑफ 0 इज 0। मतलब इस ग्राफ को ध्यान से देख करके हम ये कह सकते हैं कि जब तक x नेगेटिव है तब तक y की वैल्यू -1 ही चलेगी, जब तक x पॉजिटिव है y की वैल्यू 1 ही रहेगी, और 0 पर सिग्नम की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये दोनों ओपन सर्कल इसलिए बनाए गए हैं जिससे हमें ये ध्यान रहे कि 0 पर हाइट 0 है, 1 और -1 नहीं है। तो ये सिग्नम का स्टैंडर्ड ग्राफ है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिग्नम ऑफ 3/4 की वैल्यू क्या होगी, तो ऑब्वियस है आंसर 1 आएगा, क्योंकि सिग्नम को हमें डायरेक्ट इस तरीके से याद कर लेना है कि जब भी सिग्नम के अंदर पॉजिटिव जाएगा, x की जगह कोई भी पॉजिटिव, आंसर 1 ही आएगा। जैसा हमने यहां पर देखा है, सिग्नम के अंदर नेगेटिव जाएगा तो आंसर -1 ही आएगा, और सिग्नम के अंदर 0 जाएगा तो आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पर क्लियर है 3/4 पॉजिटिव नंबर है, इसकी जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर होता तो सिग्नम की वैल्यू यही आती, नेगेटिव के केस में -1, 0 के केस में 0। यहां पर हम सिग्नम की एक इस प्रॉपर्टी को भी याद रखें कि अगर सिग्नम के अंदर फिर से सिग्नम x आ जाए तो दैट वैल्यू इज x। एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है सिग्नम ऑफ सिग्नम x, जैसे लॉग के अंदर log x या साइन के अंदर cos x या cos के अंदर cos x, इस तरीके के फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन आ जाता है तो सिग्नम ऑफ सिग्नम x, इसकी वैल्यू x ही होती है। अब ये आपके लिए एक होम एक्सरसाइज भी है, होम असाइनमेंट भी है, एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि वाई सिग्नम ऑफ सिग्नम x इज इक्वल टू x। इस पर आप लोग घर पर सोचें, और अगर इसका आंसर आप लोग नहीं प्रॉपरली निकाल पा रहे हैं तो इसको हम अपने
जो डाउट सेशन है उसमें डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में भी हमको कुछ एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन पहले से मालूम होनी चाहिए। पॉलिनोमियल, जनरल पॉलिनोमियल जो n डिग्री का होता है उसका टाइप इस तरीके का होता है, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स रेज टू द पावर n, ए वन एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन प्लस ए टू एक्स रेज टू द पावर n माइनस टू, लास्ट में प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन। तो दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री या पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। डिग्री n बोलने के लिए ये जरूरी है कि ए नॉट जीरो नहीं हो, क्योंकि ए नॉट अगर जीरो हो गया तो डिग्री रिड्यूस होकर n माइनस वन रह जाएगी। तो ए नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जितने भी यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट्स लगे हुए हैं ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन माइनस वन, ए एन तक, ये सब रियल नंबर है। वैसे कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं, लेकिन जब पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर हों, जो कि इमेजिनरी नंबर्स भी जिसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं, उनके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो रियल फंक्शन में सारे कोफिशिएंट रियल नंबर हैं। अगर कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स होते हैं तो इसके बारे में हम अलजेब्रा में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल सारे कोफिशिएंट को रियल यहाँ पर एज्यूम कर लिया गया है। अब इसी पॉलिनोमियल के स्पेशल केस क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, ये सब होते हैं। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है उनको अलजेब्रिक फंक्शन भी बोला जा सकता है। यहां पर एक बात ये समझने वाली है कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर अलजेब्रिक, बट ऑल अलजेब्रिक फंक्शंस आर नॉट पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक फंक्शन जो वर्ड है, जैसे अलजेब्रिक मींस ऐसा फंक्शन जो अलजेब्रिक ऑपरेशन का यूज करते हुए बनाया जाए। अलजेब्रिक ऑपरेशन हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लिखें y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स फोर प्लस थ्री, एक्स रेज़ टू द पावर फोर प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल का यूज हो रहा है। तो पॉलिनोमियल के साथ हमने दूसरे पॉलिनोमियल को या तो एडिशन में या डिवीजन में, सब्ट्रैक्शन में, क्यूब रूट में, स्क्वायर रूट में अगर लिखा है तो ये अलजेब्रिक फंक्शन कहलाते हैं। तो पॉलिनोमियल भी एक तरीके का अलजेब्रिक फंक्शन ही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक अलजेब्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल हो। रैशनल फंक्शन, रैशनल वर्ड जैसे हम सुनते हैं, रैशनल नंबर हमने अगर सुना है तो p बाई क्यू फॉर्म का रैशनल नंबर होता है। तो रैशनल फंक्शन इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। लाइक इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज ए रैशनल फंक्शन, तो इस रैशनल फंक्शन को हमने gx बाई एच एक्स फॉर्म में लिखा है, जहां gx और hx दोनों ही पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल फॉर्म का कोई भी फंक्शन रैशनल फंक्शन कहलाएगा। जब भी हम कोई रैशनल फंक्शन की बात करेंगे तो ये अंडरस्टूड है कि डेनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि डेनोमिनेटर अगर जीरो बन गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। हमें ये भी समझने की जरूरत है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, ये पॉलिनोमियल फंक्शन के जो स्पेशल केसेस है उनके ग्राफ किस तरीके के होते हैं। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर बात की जाए, सबसे बेसिक जो फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन मीन जिसका डिग्री वन है, जैसे y इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स। आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म का ये इक्वेशन है, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म का कोई भी इक्वेशन अगर होगा तो ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। इसके बारे में हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है क्लास 11th में। तो लीनियर फंक्शन मींस स्ट्रेट लाइन। अब वो जो स्ट्रेट लाइन आपकी है, वो स्ट्रेट लाइन आपकी इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है। इंक्रीजिंग से मेरा मतलब यह है कि अगर m स्लोप पॉजिटिव होता है इस तरीके से, तो पॉजिटिव स्लोप मींस ये एंगल एक्यूट होगा 0 to 90, तो उस केस में जो हमारे पास ग्राफ होगा x बढ़ाने पर y इंक्रीज करेगा। जबकि m अगर नेगेटिव है तो उस केस में यही स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी। तो ये डिक्रीजिंग फॉर्म का ग्राफ है, डिक्रीजिंग फॉर्म का फंक्शन है, क्योंकि x बढ़ाने पर y का वैल्यू घट रहा है। अगर m जीरो हो जाता है, स्लोप जीरो, तो उस समय यही इक्वेशन whenever m is zero then y equal to c, इसके बारे में भी हम जानते हैं, y equal to constant any line parallel to x axis। तो ये लीनियर की बात हुई। लीनियर के बाद
जो दूसरे टाइप का हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन बनता है वो बनता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन मीन्स y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप। इन क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमको पहले से मालूम होनी चाहिए ग्राफ से रिलेटेड। तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में जो भी इसके ग्राफ हैं, इसके डोमेन और रेंज है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।